नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल बमराड़ा आज की हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो चर्चा है उसमें हम बात करेंगे कक्षा 5 विषय हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है रिमझिम, उसके अध्याय 2 फसलों के त्योहार के बारे में बातचीत करेंगे, जिसमें हमारे चर्चा के जो बिंदु हैं वो इस प्रकार रहेंगे। हम पाठ का मुखर वाचन करेंगे, मतलब हम पाठ को पढ़ेंगे। दूसरा, पाठ में आए हुए कठिन शब्दों, मुहावरों आदि का सरल अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि जब भी हम कोई पाठ पढ़ते हैं तो उसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जिससे कि हम परिचित नहीं होते, तो उसका हम सरल अर्थ जानने का प्रयास करेंगे एवं कहीं पर कुछ अगर मुहावरे हों उनका भी सरल अर्थ जानने का प्रयास करेंगे एवं रोजमर्रा की जिंदगी में हम उन्हें कैसे प्रयोग करते हैं उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। साथ ही पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों पर भी हम बातचीत करेंगे। जो भी हम चर्चा करेंगे उसमें अगर पाठ में कहीं पर कुछ प्रश्न आए हैं, कुछ अभ्यास प्रश्न आए हैं, तो उन पर भी आज की चर्चा में हम बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पाठ है फसलों का त्योहार। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहां तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहां हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। तो अब देखिए यहां पर जो हमारा ये पाठ है फसलों का त्योहार, इसमें जो बातचीत शुरू होती है वो होती है कि कोई बातचीत कर रहे हैं, कोई लोग वो बोल रहे हैं कि सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। इसका अर्थ है कि अभी काय का मौसम है। हाथ हम कब तापते हैं, हाथ हम कब सेकते हैं, अपने हाथ हम सेकते हैं ठंड के मौसम में। तो इसका मतलब जो लोग बातचीत कर रहे हैं ये कोई सर्दी का मौसम है। बोरसी के आगे, बोरसी मतलब अंगीठी के आगे हाथ बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहां तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहां हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। इसका मतलब वो काय का इंतजार कर रहे हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं सूरज का, जिससे कि उन्हें थोड़ी क्या हो सके, गर्मी मिल सके। कहां तो खिचड़ी के समय, अब खिचड़ी के समय एक तो होती है खिचड़ी खाने वाली, लेकिन यहां पर जो खिचड़ी का प्रयोग किया गया है वो किसी त्योहार के बारे में बातचीत की जा रही है और वो त्योहार हमारा त्योहार है मकर संक्रांति का। जैसे हमारा, हम जहां पर रहते हैं उत्तराखंड में, हम क्या मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं, लेकिन कुछ देश के अन्य इलाके हैं जहां पर इस त्योहार को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो खिचड़ी की समय धूप में गर्माहट की शुरुआत हो जाती है, अर्थात जब मकर संक्रांति का जब त्योहार आता है तो उस समय क्या होता है, ठंड जाने वाली रहती है और धीरे धीरे करके गर्मी की जो शुरुआत है वो होने लगती है। पूरे 10 दिन हो गए हैं, सूरज लापता है। इसका मतलब है कि जो सूरज है वो 10 दिन से क्या है, अभी निकला ही नहीं है। इसका मतलब वहां पर क्या हुआ, ठंड कुछ बहुत ही ज्यादा पड़ रही है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मतलब क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, तो ठंड के मौसम में क्या होता है कि हम जो लोग होते हैं, हम क्या होते हैं, रजाई से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, क्योंकि रजाई के अंदर तो गर्मी रहती है। तो हम चाहते हैं कि हम क्या है, पूरे दिन भर हम रजाई के अंदर ही सोए रहें, बैठे रहें। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। क्योंकि त्योहार का समय है, तो त्योहार के समय में क्या रहता है, घर में चहल पहल रहती है, क्योंकि लोग आते हैं, हमारे रिश्तेदार आते हैं, हमारे जो परिवार के कुछ लोग जो बाहर रहते हैं नौकरी की वजह से या किसी काम की वजह से, वो भी घर पर आ जाते हैं। तो इसकी वजह से घर में क्या रहती है, चहल पहल रहती है। भले ही ठंड का समय तो है, लेकिन बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि समय का अंदाजा किससे लगता है, धूप से लगता है। तो धूप तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी सुबह हो ही रही है, या चाहे वो दिन भी हो रहा हो, लेकिन तब भी ऐसा लगता है कि अभी सुबह ही चल रही है। लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है, क्योंकि लोग चल रहे होंगे, तो आसपास लोग बातें कर रहे होंगे, तो इससे ये पता चल रहा है कि घर में काफी क्या है, चहल पहल है। रह रहकर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज आ रही थी। अब क्या वो बातें कर रहे हैं कि कभी कभी कानों में किसकी आवाज आ रही है, चांपाकल के चलने की आवाज आ रही है।
और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज आ रही है, क्योंकि लोग चल रहे होंगे तो कोई आवाज दे रहा होगा, कोई बाथरूम में नहा रहा होगा, कोई पानी में कुछ काम कर रहा होगा, तो इसका मतलब वहां पर विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो आवाजें हैं वो आ रही हैं। तो वो बोल रहे हैं, जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना। अब वो किसी को बोल रहे हैं कि जा भाग के जरा देख के आ कि केरा, केरा का मतलब होता है केले के पत्ते। अब ये एक कोई विभिन्न भाषा है जिसका कि हम प्रयोग नहीं करते, तो इस भाषा में ये लिखा गया कि जा भाग के दे केरा के पत्ता आयल की ना, कि केले के पत्ते आ गए हैं कि नहीं। आयल की ना मतलब आए कि नहीं। अब देखिए यहां पर कुछ शब्द आए हैं जिनका के अर्थ हम जानने की कोशिश करते हैं। तो एक कठिन शब्द हमारे पास आया है बोरसी। बोरसी का मतलब होता है, जैसे कि हमने पाठ के शुरू में भी चर्चा की थी, तो बोरसी का मतलब होता है अंगीठी। दूसरा है लापता। लापता मतलब गायब। सूरज क्या है? लापता है, सूरज गायब है। तीसरा है शुरुआत। शुरुआत को तो हो सकता है कि आपने कभी प्रयोग भी किया होता। शुरुआत का अर्थ होता है कि शुरू करना, आरंभ करना। फिर है आस लगाना। अब आस लगाने का अर्थ होता है अपेक्षा करना, मतलब आप किसी से क्या कर रहे हैं, कुछ आशा कर रहे हैं, कुछ अपेक्षा कर रहे हैं कि वो आपका वो काम कर दे। चंपाकल। अब एक शब्द आया था चंपाकल। चंपाकल का अर्थ होता है जमीन से पानी निकालने का ये कोई यंत्र है। जैसे जमीन से पानी निकालने का क्या यंत्र होता है, जैसे आपके आसपास कौन सा यंत्र है जिससे आप जमीन से पानी निकालते हैं? जी हाँ, वो क्या है? हैंडपंप। तो हैंडपंप का तरह का ही कोई यंत्र है जिसको हम क्या कहते हैं? चंपाकल। एक और शब्द आया है हाक लगाना। हाक लगाना का मतलब है कि देर तक एक ही आवाज से किसी को पुकार लगाना। जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं, किसी को कोई अगर हमसे दूर खड़ा है तो हम उसको आवाज लगाते हैं, तो दो देर तक हमको क्या करना पड़ता है? कुछ बोलना पड़ता है। तो इसको किसी भाषा में हम क्या कहते हैं? हाक लगाना, मतलब देर तक एक ही आवाज से पुकार लगाना। आगे चलते हैं। आज ई लोग के उठे की नहिके का, बोल जल्दी तैयार होखस। अब वो क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? वो आज ई लोग के उठे की नहिके का मतलब आज क्या ये लोग उठेंगे नहीं? बोल जल्दी तैयार होकर, कि उनको बोलो कि आप जल्दी से क्या हो जाओ? तैयार हो जाओ। अब तो उठने में ही भलाई है। अब वो क्या बातचीत कर रहे हैं कि भाई देखो बाहर तो बहुत चहल पहल है और हम क्या है, अभी भी रजाई के अंदर ही बैठे हुए हैं, रजाई के अंदर ही लेटे हुए हैं। तो अब समय हो गया है कि अब हमको उठना चाहिए, इसमें ही हमारी क्या है? भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। अब क्या हुए? जब वो निकले तो उसके बाद वो नहाए धुले और उसके बाद एक कमरे में क्या हो गए? एकत्रित हो गए, इकट्ठा हो गए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। अब क्योंकि जो उनके चाचा थे, दादा थे, वो क्या हो गए? वो जल्दी सुबह उठ गए थे और वो तैयार हो गए, तो उन्होंने क्या पहना हुआ है? सफेद चकाचक मांड लगी हुई धोती और कुर्ता पहना हुआ है। क्योंकि जो हमारे जो पारंपरिक जो वेशभूषा है, जब भी हमारे को त्योहार होते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने पारंपरिक वेशभूषाएं पहनते हैं। कोई धोती पहनता है, कोई कुर्ता पहनता है, कोई पैजामा पहनता है, या आप अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कबो ना देखनी, सारा देह कनकना देता। आप फिर वो बातचीत कर रहे हैं, फिर वो अपनी भाषा में कुछ बातचीत कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कबो ना देखनी, मतलब जो खिचड़ी का जो त्योहार है, मकर संक्रांति का जो त्योहार है, उसमें ऐसी ठंड हमने कभी नहीं देखी। ठाड़ मतलब ठंड हमने कभी नहीं देखी। सारा देह कनकना देता। कनकना मतलब कि सारा जो हमारा देह है, शरीर है, वो क्या हो रहा है? कनकना का मतलब होता है कंप कपा रहा है। जैसे ठंड के मौसम में क्या होता है, हमारा जो शरीर होता है वो कंप कपाता है जब बहुत ही ज्यादा ठंड होती है। तो यहाँ पर भी जो उनका शरीर है वो क्या हो रहा है? कनकना रहा है, कंप कपा रहा है। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है, क्योंकि जो धोती होती है, धोती बहुत ही पतले कपड़े से बनाई जाती है, तो इसलिए उसमें क्या होती है? ठंड भी कुछ ज्यादा लगती है। इसलिए जब सर्दी का जब मौसम होता है तो हम क्या करते हैं? मोटे कपड़े पहनते हैं, हम स्वेटर पहनते हैं, मोटे पैंट पहनते हैं। उसके अंदर भी कभी कभी हम क्या पहनते हैं? वो इनर भी पहन लेते हैं, जिससे कि हमारा शरीर गर्म रहे। लेकिन जो दादाजी हैं और जो चाचा जी हैं, उन्होंने जो धोती पहनी हुई है, उस धोती में उन्हें क्या हो रही है? बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है। तो एक शब्द आया है इकट्ठा। इकट्ठे का अर्थ है एक साथ, मतलब सब क्या हो गए? एकत्रित हो गए, एक साथ बैठ गए। दूसरा है चकाचक।
चकाचक का मतलब है अच्छी तरह से, मतलब अच्छी तरह से उन्होंने क्या कर ली थी, जो धोती थी उसको पहन लिया है। तीसरा शब्द है ठाड़। ठाड़ का मतलब है ठंड। देह, देह का जो मतलब है वो है शरीर। आगे चलते हैं। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुई दादी बैठी थी। मचिया का मतलब है कोई बैठने की कोई चीज है, जैसे कि सोफा या कुर्सी आदि। खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी हुई है। वहां तो कौन बैठे हुए थे, दादाजी और चाचा जी बैठे हुए थे, यहां पर बैठी हुई है दादी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। अब देखिए, आपको पता है कि जब भी सर्दी का मौसम होता है तो जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, कभी कभी अपने बाल धोती हैं, क्योंकि बाल को जो सूखने में जो वक्त लगता है उसमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है, इसलिए वो बाल क्या करते हैं, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन ही धोते हैं, जिससे कि उनको सुखाने में दिक्कत ना आए। झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल, मतलब जो उनके बाल हैं ऐसे दिख रहे हैं, जग सफेद सेमल की रुई जैसे। जैसे आपने देखा होगा सेमल का पेड़ होता है, तो सेमल की पेड़ से क्या होते हैं, रुई गिरती है, तो वो कैसी रुई रहती है, सफेद रंग की। जैसे हल्के फुल्के बाल, मतलब उनके जो बाल हैं बहुत ही हल्के और ऐसे लग रहे हैं जैसे कि सेमल की रुई जैसे। मतलब वो उसको क्या कर रहे हैं, उसकी तुलना कर रहे हैं सेमल की रुई से दादी के बालों की। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता। अब जो दादी हैं वो बूढ़ी हो गई हैं और जो उनके बाल हैं वो क्या हो चुके हैं, पूरे सफेद हो चुके हैं, इसलिए उनके जो सर है उस पर एक भी बाल काला नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। अब उनको क्या लग रहा है कि जो दादी है वो क्या है, बिल्कुल साफ सुथरी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल धो के उनको अभी लेके आए हैं। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा, मिठा, अब जो उनकी जो वहां पर स्थानीय भाषा होगी उसमें उसे मिठा कहते हैं और हम उसको क्या कहते हैं, गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। अब क्या है, अब क्योंकि वहां पर पूजा चल रही है, क्योंकि उत्सव चल रहा है, त्योहार का मौसम है, त्योहार का दिन है, तो उनके सामने केले के कुछ पत्ते क्या है, कतार में उन्होंने क्या कर रखे हैं, उन्होंने लाइन से लगा रखे हैं और उसके ऊपर तिल, मिठा, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। मतलब वहां पर पूजा चल रही है और ये जो सामान रखा हुआ है तिल के, केले के पत्तों के ऊपर तिल, मिठा, चावल आदि, तो उसको क्या करना है, उन बच्चों को या उन लोगों को जो वो बातचीत कर रहे हैं उनको क्या करना है, छूना है और प्रणाम करके आगे बढ़ना है। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। अब जब जितने भी घर के सदस्य थे, परिवार के सदस्य थे, उन्होंने जब ऐसा कर लिया, उन्होंने उस सब सारे सामान को छू लिया और प्रणाम कर लिया, तो उन्होंने क्या किया कि उस सारे सामान को इकट्ठा किया और उसको क्या कर दिया, दान दे दिया। जैसे कि आपको पता ही है कि दान भी देते हैं हम, जैसे हमारे घर में कभी कोई मांगने के लिए आ जाते हैं, कोई साधु, कोई फकीर, तो हम क्या करते हैं, उन्हें दान दे देते हैं। तो अब यहाँ पर एक शब्द आया है फिर से, कतार। कतार का मतलब होता है पंक्ति। जैसे कि आप सुबह जब प्रेयर में खड़े होते हैं या प्रार्थना सभा में खड़े होते हैं तो एक कतार में खड़े होते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम कतार या पंक्ति। लाइन भी उसको हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में जब हम उसे बोलते हैं तो अंग्रेजी में हम उसे बोलते हैं लाइन। दूसरा है दान देना। जैसे आपको पता ही है कि जब हम किसी को कुछ चीज देते हैं, अपनी श्रद्धा से जब हम उसको कुछ चीज देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, दान देना कहते हैं। फिर है एक शब्द और आया, ढेर। ढेर का मतलब होता है बहुत सी वस्तुओं का एक ऊंचा समूह। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आपका घर है तो उसमें जैसे गोबर का एक ढेर लगा हुआ है या मिट्टी का एक ढेर लगा हुआ है, इस टाइप का पत्थरों का कोई ढेर लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ढेर, बहुत सी वस्तुओं का एक ऊंचा समूह। आगे चलते हैं। आज तो अपी दीदिया बुरी फंसी। अब उनकी कोई दीदी है तो उनका नाम क्या है, अपी, तो वो क्या है, आज बुरी फंसी है। अब देखते हैं वो क्यों फंसी है बुरी। उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी। अब उस दिन वहां पर जो उनके घर में जो भोजन बना है वो बना है, एक चूड़ा दही बना है और एक बनी है खिचड़ी। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। इसका मतलब, फरमाइशी नाश्ते का मतलब है कि जो हम क्या करते हैं, जैसे आप कभी हम क्या करते थे, अपनी मम्मी को बोलते हैं कि आज हम क्या खाएंगे, आज हम पराठे खाएंगे या आज हम सेवई खाएंगे, लेकिन आज ऐसा नहीं चलेगा। आज क्या चलेगा, जो स्थानीय जो खाना बना है, जो पारंपरिक जो खाना बना है वो चलेगा। या तो आज चलेगी खिचड़ी या आज चलेगा चूड़ा दही। तो इसलिए आज अपनी दीदी जो है वो बुरी फंस गई है। क्यों,
क्योंकि उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है इसका मतलब आज त्योहार है, इसलिए यही खाना खाना होगा। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। एक जगह है गया बिहार में, तो वहां से वो कोई सामान लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं वहां से? वो तिल, गुड़ और चीनी से बने तिलकुट। तिलकुट क्या है? कोई खाने की चीज है। उसको बड़े चाव से उन्होंने खाया। पहले तो उन्होंने क्या खाया? खिचड़ी और चूड़ा दही खाया, और उसके बाद उन्होंने जो गया से जो सामान लेके आए थे तिलकुट, उस तिलकुट को बड़े ही चाव से खाया, बड़े ही शौक से खाया। खाते खाते में सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। अब वो सोच क्या रहे हैं कि जो ये त्योहार है खिचड़ी का, मतलब मकर संक्रांति का, ये कितना अलग है, मतलब इसमें कितनी चीजें अलग हो रही हैं। मतलब इसमें स्थानीय खाना बन रहा है, लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बैठे हैं, हमने पूजा की है, हमने दान दिया है। तो वो सोच रहे हैं कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी, कितना अलग है ना यह त्योहार। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। इसका मतलब वो क्या करते थे, जब वो स्कूल में पढ़ते होंगे तो वहां पर भी ये त्योहार मनाया जाता था, लेकिन उसमें भी क्या होती थी, बहुत ही अधिक मस्ती हुआ करती थी। वो इससे थोड़ा सा अलग थी। शब्द आया है एक फरमाइशी। फरमाइशी का अर्थ है विशेष रूप से आज्ञा देकर मंगवाया गया। मतलब जब हम क्या करते हैं, स्पेशल कोई डिमांड करते हैं, जैसे मम्मी को बोलेंगे कि आज हम आलू के पराठे खाएंगे, आज हम प्याज के पराठे खाएंगे, तो वो क्या हो गई? हमारी फरमाइश हो गई। दूसरा है चाव से खाना या चाव से खाया। चाव से खाया मतलब मजे से खाना। मतलब जब हम किसी चीज को खाने में इंजॉय करते हैं, मजा करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम चाव से खाया। फिर है छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। अब क्योंकि ये जो त्योहार है उस दिन छुट्टी होती है, तो उसमें क्या करते हैं, वो नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर करते हैं। मतलब वो नाव में बैठते हैं और जो नदी है गंगा नदी, उसमें बैठकर घूमते हैं। फिर टापू पर बालू में दौड़ते हैं और पतंग उड़ाते हैं। अब कुछ जो लोग हैं जिन्हें पतंग उड़ाना आता है वो तो पतंग उड़ाते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं आता वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं पतंग उड़ाने की, सीखने की कोशिश करते हैं। कितना मजा आता था। ये कब की बात हो रही है? जब वो स्कूल में थे। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर दूर पर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। अब वो क्या कर रहे हैं, अपने स्कूल की जो यादें हैं उनको ताजा कर रहे हैं। अब वो क्या बता रहे हैं कि हम क्या करते थे। हम तो पतंग उड़ाते रहते थे, और जो उनके गुरुजी थे, जो उनके शिक्षक थे, विमला दीदा, वहां पर कोई रही होंगी, आनंद जी, झिलमिट भैया, ये सारे स्कूल के ही लोग हैं, विद्यालय के ही लोग हैं। तो ये सब मिलकर क्या करते थे, ईंट से एक चूल्हा बनाते थे, और जो बड़ी बड़ी जो कढ़ाइयां थी, कड़ाहों, अब हम उत्तराखंड में कड़ाहा को क्या बोलते हैं, हम कड़ाही बोलते हैं। तो कढ़ाइयों में वो क्या करते थे, खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। अब क्या होता था कि जब वो पतंग उड़ा रहे हैं तो बीच बीच में वो क्या हो जाते थे, थक जाते थे। तो वो थोड़ा सा आराम करने के लिए क्या करते थे, उसको जो पतंग है, पतंग को किसी पत्थर पे बांध देते थे, और फिर क्या करने लगते थे, जो अध्यापक थे उनके और जो लोग खाना बना रहे होते थे उनकी वो मदद करने के लिए बैठ जाते थे, जिसमें वो मटर छिलते थे, प्याज छिलते थे, जिससे कि थोड़ी उनकी मदद हो जाए और वो आराम भी कर लें। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। मतलब उस खिचड़ी को खाने में जो मजा था वो मजा फिर से नहीं आया। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का ही त्योहार। मतलब वाकई, मतलब सचमुच में, चाहे हम ढंग कैसे भी करें, चाहे हमने विद्यालय में वो मनाई हो, चाहे आज जो हम मना रहे हैं वो, चाहे तरीका कैसा भी हो, लेकिन दोनों में है मजा ही। मतलब उसमें आते मजे ही है। मतलब ये त्योहार ही काय का है, खुशियों का ही त्योहार है। अब शब्द आया है सुस्ताना। सुस्ताना का मतलब होता है आराम करना। क्योंकि जब वो जो पतंगे थी, पतंग उड़ाते 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 थक जाते थे, तो वो सुस्ताने के लिए क्या करते थे, उनकी जो शिक्षक हैं जो खाना बना रहे होते थे, और शिक्षक के साथ जो और भी लोग थे उनके साथ वो क्या करने लगते थे, उनकी मदद करने लगते थे। तो वो आराम भी करते थे और उनकी कुछ मदद भी हो जाती थी। दूसरा है वाकई। वाकई का अर्थ है वास्तव में, मतलब सचमुच में। फिर है जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में
फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। मतलब ये जो मकर संक्रांति का जो त्योहार है ये कब आता है? ये जनवरी के महीने में आता है। तो उस समय जो मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांत, मतलब जो हमारा मध्य भारत है, मध्य भारत कहाँ कौन सा है हमारा? जैसे मध्य प्रदेश है, झारखंड है, और उससे उसके आसपास के जितने भी राज्य हैं, जितने भी प्रांत हैं, वहां पर फसलों से जुड़ा हुआ कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। भले ही हो सकता है कि नाम उनके अलग अलग हो, लेकिन तरीका उनके मनाने का एक ही है। और क्योंकि ये क्यों होता है ये त्योहार? क्योंकि उस समय फसलें हमारी पक्की क्या हो जाती हैं? तैयार हो जाती हैं। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इसी उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, क्योंकि ठंड का मौसम खत्म हो रहा है। तो ठंड में क्या होता है? पाला गिरता है। आपने देखा होगा कि जब आप सुबह उठते हैं तो बाहर क्या होता है? सफेद एक हल्की सी चादर सी पड़ी हुई होती है जमीन पे, तो उसको हम क्या कहते हैं? पाला। तो कुछ लोग तो इसलिए खुश होते हैं कि उनकी फसलें पक गई हैं, और कुछ लोग इसलिए खुश होते हैं जिनकी फसलें नहीं है कि अब पाला कम होगा, ठंड कम हो जाएगी। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। अर्थात जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी प्रांत हैं, सबके क्या है? अलग अलग तरीके हैं इन त्योहारों को मनाने के। तो उनका सबका जो अपना ढंग है, अपना जो त्योहार मनाने का जो तरीका है वो अलग अलग है। लेकिन जो उनका उद्देश्य है, उद्देश्य एक तो खुशियां मनाना है, और दूसरा इस चीज से बाहर निकलना है कि अब जो ठंड का जो मौसम है वो खत्म हो रहा है और गर्मी धीरे धीरे कर शुरू हो रही है। तो एक शब्द आया है प्रांत। प्रांत का अर्थ होता है राज्य। जैसे हम जिस प्रांत में रहते हैं, हम किस प्रांत में रहते हैं? हम रहते हैं उत्तराखंड में। तो आपसे कभी कोई प्रश्न करे कि आप किस प्रांत में रहते हैं, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि प्रांत का मतलब ही क्या होता है? राज्य होता है। दूसरा है उम्मीद। उम्मीद का मतलब होता है आशा करना। मतलब उन्हें क्या उम्मीद रहती है? वो इस उम्मीद में बैठे हैं कि अब ठंड खत्म होगी और धीरे धीरे करके गर्मी की शुरुआत होगी। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया ही है कि हम यह आशा करते हैं कि हमारी जो फसल है वो तैयार हो गई है, और इस बार जो हमारी फसल है, मतलब जो पैदावार है, जो फसल पैदा हुई है वो क्या है? अच्छी हुई है, अच्छी एक मात्रा में हुई है। तो वो क्या करते हैं? ये जो पर्व है, ये जो त्योहार है, इसमें खुशी का इजहार करते हैं इस आशा में कि जो उनकी पैदावार है वो बहुत अच्छी हुई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, मतलब ये जो हमारे जो तीन राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और हमारा उत्तराखंड भी, इसमें मकर संक्रांति या तिल संक्रांत हम इसको कहते हैं। असम में इसको कहते हैं बिहू, केरल में इसको कहते हैं ओणम, तमिलनाडु में कहते हैं पोंगल, पंजाब में कहते हैं लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, और गुजरात में पतंग का पर्व। मतलब जितने भी प्रदेश हैं उसमें नाम अलग हैं, लेकिन जो उसका उद्देश्य एक ही है कि फसलों की जो पैदावार है, इस उम्मीद में कि फसलों की पैदावार बहुत अच्छी हुई है, इसलिए वो खुशियों का त्योहार मकर संक्रांति मनाया जाता है, या लोहड़ी मनाया जाता है, या बिहू मनाया जाता है, या पोंगल मनाया जाता है। मतलब अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम है। सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इसका मतलब है त्योहार कोई भी हो, नाम अलग अलग है, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है, क्योंकि ये जो त्योहार है ये फसलों से जुड़ा हुआ है। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। देखिए, क्योंकि अलग अलग जो प्रांत है, अलग अलग जो राज्य हैं, वहां पर क्या है? जलवायु अलग अलग है, अलग अलग है। इसलिए जनवरी से जो ये पर्व है शुरू हो जाते हैं और अप्रैल के बीच तक चलते हैं। क्यों? क्योंकि फसल क्या होती है कि कहीं तो जल्दी पक जाती है, कहीं देर में पकती है। इसलिए जिस प्रदेश में, जिस भी प्रांत में जब फसल पकती है तो उस समय ही वो त्योहार मनाया जाता है। कोई जनवरी में मना रहा है, कोई फरवरी में मना रहा है, कोई मार्च में मना रहा है, और कोई 14 अप्रैल और 15 अप्रैल के आसपास तक ये त्योहार हम मनाते रहते हैं, प्रांतों के हिसाब से, जहां पर भी जब भी वो फसल पक रही है। तो एक शब्द आया है इजहार। इजहार का मतलब होता है प्रकट करना। मतलब हम क्या कर रहे हैं? अपनी खुशी को क्या कर रहे हैं? प्रकट कर रहे हैं इन त्योहारों के माध्यम से। दूसरा है पर्व। पर्व का मतलब होता है त्योहार। त्योहार का ही क्या होता है? पर्यायवाची होता है पर्व। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। अब देखिए, हमने क्या बात की थी कि जो झारखंड जो हमारा प्रदेश है, प्रांत है, वहां पर जो ये त्योहार का जो नाम है वो क्या है? सरहुल है। ठीक है।
4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। मतलब वहां पर जो ये त्योहार है, हम तो एक ही दिन मना रहे हैं मकर संक्रांति, लेकिन ये कितने दिन तक मना रहे हैं इसको? 4 दिनों तक मना रहे हैं। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। अब वहां पर क्या है, अलग अलग टाइप की जनजातियां हैं। जनजातियों का मतलब होता है कि अलग अलग प्रकार के लोग हैं, जो कोई किसी क्षेत्र में रहते हैं, कोई किसी क्षेत्र में रहते हैं। तो उन्होंने क्या कर रखा है, अपने अपने हिसाब से उन दिनों को फिक्स कर रखा है जब वो ये सरहुल मनाते हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, अब वहां पर एक जनजाति है जिसको हम कहते हैं संथाल, वो लोग फरवरी मार्च में मनाते हैं। तो ओरांव, अब ये दूसरी जनजाति है ओरांव, लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। आदिवासी का मतलब होता है जो वहां के मूल निवासी हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, और वो क्या करते हैं, साधारणतः जंगलों में रहते हैं, जंगलों के आसपास रहते हैं, क्योंकि वहां पर जो उनके जो फसलें हैं या जो पेड़ पौधे हैं वो उनके काफी करीब रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। एक पेड़ का नाम है साल, हो सकता है कि आपने सुना हो। तो इस पेड़ की वो क्या करते हैं, पूजा करते हैं। जैसे हम पीपल की पूजा करते हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं, बेलपत्र के पेड़ की पूजा करते हैं, वैसे वो किसकी पूजा करते हैं, साल के पेड़ की। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। तो क्योंकि बसंत का समय शुरू हो रहा है, तो जो पेड़ हैं, साल के पेड़ हैं, उनमें क्या आने लगे हैं, फूल आने लगते हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव। क्योंकि जैसे हमने आपको बताया है कि जो ये आदिवासी जो जनजातियां हैं वो क्या करता है, जंगलों के आसपास रहती हैं। तो वहां पर जंगल हैं, वहां पर छोटी छोटी घाटियां हैं, लंबे लंबे पेड़ हैं और छोटे छोटे क्या हैं, उन लोगों के गांव हैं। तो एक शब्द आया है जश्न। जश्न का मतलब होता है उत्सव। अभी हमने एक और भी शब्द इसके लिए पढ़ा था, वो है पर्व। तो ये तीनों जो शब्द हैं एक ही दूसरे के पर्यायवाची हैं। फिर आया खुशनुमा। खुशनुमा का मतलब होता है अच्छा दिखाई देने वाला है, मतलब मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है, मतलब मौसम बहुत ही अच्छा दिखाई देने लगता है, क्योंकि अब पाला नहीं है, धुंध नहीं है, तो मौसम क्या हो गया है, बहुत ही साफ हो गया है और गर्मी भी अभी हल्की हल्की गर्मी अभी शुरू हुई है। एक शब्द आया है आदिवासी। आदिवासी का मतलब होता है वहां पर जो मूल रूप से जो लोग रह रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, आदिवासी कहते हैं। लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अब देखिए उनका जो उत्सव को मनाने का तरीका है, वो क्या करते हैं, नाचते गाते हैं उसमें। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। अब बसंत ऋतु का मौसम आ गया है तो वो क्या कर रहे हैं, फूलों के पौधे भी लगाते हैं। ये वहां की कोई परंपरा है। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। जैसे हम होली के समय क्या मांगते हैं, घर घर जाके चंदा मांगते हैं, बच्चों की छोटी छोटी टोलियां होती हैं और वो चंदा मांगती हैं। वैसे ही वो इस त्योहार में मांगते हैं, सरहुल में। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? अब हम लोग क्या मांगते हैं, हम तो पैसे मांगते हैं, वो क्या मांगते हैं, देखिए वो मांगते हैं मुर्गा, चावल और मिश्री। ये चीजें वो लोग मांगते हैं। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर, मतलब फिर वो खेलते हैं और खाते पीते हैं। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। अब सरई भी एक पेड़ का नाम है जिसमें सुंदर सुंदर सफेद फूल लगते हैं। तो वो क्या करते हैं, इस त्योहार में इन फूलों को पहनते हैं वहां पर जो स्त्रियां हैं। इसी दिन में बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है, मतलब जो ये दिन है तभी से बसंत ऋतु शुरू हो जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। मतलब जो धान हो जाता है उस धान की वो पूजा करते हैं और उस धान को अगली फसल के लिए वो बचा देते हैं कि इसको हमने अगले साल बोना है। ठीक है। तो यहां पर एक शब्द आया है बाहें। बाहें का जो हिंदी अर्थ है वो है हाथ। दूसरा शब्द आया है प्रथा। प्रथा का मतलब होता है परंपरा। मतलब हमारी क्या क्या प्रथाएं हैं, क्या क्या हमारी परंपराएं हैं, ये सारी हमारी क्या है, परंपराएं। कि हम सरई के फूल पहनते हैं, हम नाचते गाते हैं और हम वो जो धान हुआ है उस धान की पूजा करते हैं और उसे अगली फसल के लिए बचा के रखते हैं, क्योंकि उस धान की हमने क्या की है, पूजा की है, वो एक पवित्र धान माना जाता है। तो ये सारी हमारी क्या है, परंपराओं में शामिल है। फिर है नृत्य। नृत्य का मतलब होता है नाचना। मतलब हम क्या करना चाहते हैं, हम नाचेंगे, गाएंगे और ये जो त्योहार है इस त्योहार का लुत्फ उठाएंगे, इस त्योहार में हम मजे करेंगे। तो आज हमने जो पाठ पढ़ा उस पर आधारित कुछ गृह कार्य है,
जिसको कि आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। तो उसमें पहला प्रश्न है कि खिचड़ी में आइसन जाड़ा हम पहले कबो ना देखनी। तो ये हमने पाठ में भी देखा कि ये जो वाक्य था ये आया हुआ है। तो यहां पर आपको करना क्या है कि यहां तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो। तो यहां पर एक ही सेंटेंस है कि खिचड़ी में आइसन जाड़ा हम पहले कबो ना देखनी। तो यहां पर जो खिचड़ी जो आया है, जो वर्ड जो शब्द आया है, इसका क्या मतलब है। तो ये हमने पाठ के दौरान इसके बारे में चर्चा की है, इसके बारे में हमने बात की है। तो ये आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है कि खिचड़ी का मतलब क्या है। दूसरा प्रश्न है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले। अगर ऐसा हो तो क्या होगा। मतलब जैसे ऐसा हो सकता है जैसे सर्दी के मौसम में ऐसा हो सकता है कि कभी कभी जैसे सूरज ना निकले। तो अगर सूरज ना निकले तो क्या होगा। अपने साथियों के साथ बातचीत करके लिखो। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ बात कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ बात कर सकते हैं, किसी के साथ भी आप बात कर सकते हैं कि अगर सूरज ना निकले किसी दिन तो क्या होगा। तो इसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। साथ ही एक तीसरा प्रश्न है कि बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था। तो हमने पाठ के दौरान चर्चा की है कि जो मौसम है उस मौसम में ऐसा क्यों हो रहा होगा कि बाहर देखने से समय का अंदाजा नहीं लग पा रहा है। जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं। जैसे आजकल तो हमारे पास क्या है, बहुत सारे उपकरण है समय देखने के लिए। हमारे पास मोबाइल फोन होता है, घड़ियां होती हैं, घड़ियां भी हमारे पास कई प्रकार की हैं। लेकिन अगर घड़ियां ना हो, मोबाइल फोन ना हो, तो हमको समय का पता कैसे चलेगा। या हम ऐसे भी इस बात को देख सकते हैं कि जब ये उपकरण हमारे पास नहीं थे, जब घड़ियां नहीं थी, मोबाइल फोन नहीं थे, तो हम समय कैसे देखते रहे होंगे। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो दादा दादी हैं, हमारे परदादा परदादी हैं, वो समय का पता कैसे लगाते होंगे। तो इसके बारे में हमने चर्चा की है पाठ के दौरान। तो ये आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसी प्रकार एक चौथा प्रश्न है कि आज ई लोग के उठे के नहीं के का जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। यहां पर क्या है, तो अलग अलग प्रकार के वाक्य हैं। इन वाक्यों को अपनी घर की भाषा में लिखो। मतलब ये तो किसी एक इलाके की भाषा है, हो सकता है कि जो ये भाषा है ये आपके बोलचाल में ना हो, हमारे बोलचाल में ना हो, लेकिन ये कहीं की भाषा है। तो आपको क्या कर रहा है, आप जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, आप किसी भी भाषा का प्रयोग कर रहे हो, आप हिंदी यूज कर रहे हो, आप गढ़वाली का प्रयोग कर रहे हो, आप कुमाऊनी यूज कर रहे हो, आप जौनसारी का प्रयोग कर रहे हो, किसी भी भाषा का प्रयोग कर रहे हो, तो उस भाषा में आपको इसको लिखना है कि आज ई लोग के उठे के नहीं के का। एक तो ये है, और दूसरा है जब भाग के देख केरा के पत्ता आयल के ना। तो इन दोनों वाक्यों को आपको अपनी स्थानीय भाषा में लिखना है, अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इसी आशा के साथ कि आज की जो पाठ था उसमें हमने जो भी चर्चा की उसे आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर हिंदी की अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।